चलते हैं बिहार, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। और आज तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, फ्रेश पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आई थी। आज पटना में एनडीए की मीटिंग का दौर दिन भर चलता रहा। 14 घंटे बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सीएम के चेहरे से सस्पेंस हट चुका है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। अब सारा फोकस नए मंत्रियों पर है। हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने सूत्रों से आपके लिए काफी कुछ पता लगाया है। कल कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इसका ब्यौरा हम आपको अभी देने वाले हैं। रूपेश कुमार हमारे जो सहयोगी हैं, उनके मुताबिक एनडीए में मंत्रालय बंटवारे पर सहमति बन गई है। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। बीजेपी के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से सीएम समेत 14, एलजेपी रामविलास गुट से 3 मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा एचएएम और आरएलएम के खाते में 1-1 मंत्री पद आ सकता है। खबर है कि कल नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 14 चेहरे शामिल किए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नई सरकार में जगह मिल सकती है। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। अब मामला इंटरेस्टिंग हो गया। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे जैसे नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह और श्रवण कुमार की चर्चा है। एलजेपी से राजू तिवारी, संजय पासवान और राजीव रंजन सिंह का नाम चल रहा है। तो एचएएम से जितिन मांझी के बेटे संतोष सुमन दावेदार हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम चल रहा है। संभावित मंत्रियों की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी संभावना है। अगर एलजेपी को डिप्टी सीएम पद मिलता है तो उसके 2 मंत्री होंगे। हालांकि गृह विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में अब तक पेच फंसा हुआ है। यह मंत्रालय 2005 से नीतीश कुमार के पास ही है, जिसे वो इस बार भी छोड़ना नहीं चाहते। शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। आज पटना में 3 बड़ी बैठकें होती हैं। पहली बैठक सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। उन्होंने सरकारी आवास पर सभी विधायकों का स्वागत किया। नीतीश कुमार के नेता चुने जाने के कुछ ही देर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है। इसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक ने दोनों की खूब तारीफ भी की। दोनों दलों की मीटिंग के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया गया। फिर दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। एनडीए विधायक दल ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना, यानी वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बट ऑफ कोर्स सीएम की कुर्सी फिक्स होने के बाद नीतीश कुमार राजभवन गए, अपना इस्तीफा दिया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को समर्थन का पत्र भी दे दिया। नोट करने वाली बात यह है कि जब तक नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता नहीं चुन लिए गए, उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। खैर, इतनी मीटिंग होने के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जोड़ी बनी रहेगी। खुद नेता भी यही इशारा कर रहे हैं कि सरकार नहीं है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम पर पुराने चेहरे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है। मैं ये मानता हूं कि जिस संकल्प पत्र के साथ हम लोग जनता के बीच गए थे, उसको अब जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में होगा। बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, ऐसी चुनौती भी है, और लेकिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए, अब
बात करते हैं कुछ इनसाइड स्टोरीज की, है ना। ऑफ द रिकॉर्ड क्या कुछ चल रहा था ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, राजनीति में समझ में आना चाहिए। वैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर सोमवार को ऐसी खबरें थी कि उनको शायद पार्टी रिपीट नहीं करेगी, तो फिर 2 दिन में सीन कैसे पलट गया। देखिए, अब सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे भी नीतीश कुमार का ही दिमाग है। बीजेपी 2 नए चेहरों को डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी, जिनमें एक महिला हो सकती थी। हमने भी आपको कल बताया था कि ऐसी संभावना है, लेकिन नीतीश ने सम्राट चौधरी के साथ काम करने में अपनी सहजता बताई। अब बीजेपी के सामने धर्म संकट यह था कि अगर सिर्फ नीतीश का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पार्टी में असंतोष हो सकता है। ऐसी स्थिति में या तो दोनों चेहरे बदले जाएं या फिर दोनों ही रिपीट किए जाएं। लिहाजा आखिरी वक्त में यह निर्णय लिया गया कि किसी एक को रिप्लेस करने का जोखिम नहीं लेते हुए दोनों को रिपीट किया जाए, यानी सम्राट के लिए की गई फील्डिंग में विजय सिन्हा की भी लॉटरी लग गई, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। वैसे सम्राट चौधरी के लिए नीतीश का प्रेम चुनाव प्रचार में भी दिखा था। 2 नवंबर को सीएम उनके लिए वोट मांगने खुद तारापुर गए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई थी और सम्राट ने नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सबसे पहले नीतीश से मिलने गए थे। हमने आपको लाइव कवरेज दिखाई थी उस दिन। खैर, नीतीश हमेशा बीजेपी में किसी एक नेता के साथ अपना मजबूत गठबंधन या कंफर्ट जोन बना लेते हैं। याद होगा आपको वो दौर, सुशील मोदी के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग थी। कहते हैं 2017 में सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने की स्क्रिप्ट बीजेपी तैयार कर चुकी थी, लेकिन नीतीश ने वीटो लगा दिया। तब भी बीजेपी को सुशील मोदी के नाम पर मोहर लगानी पड़ी थी। कमोबेश नीतीश की सम्राट चौधरी के साथ वही बॉन्डिंग दिख रही है। वैसे बिहार चुनाव पर आज हमने आपके लिए फिक्र का डेटा कैप्सूल भी तैयार किया है। वाकई में फिक्र का डेटा कैप्सूल है। इस कैप्सूल को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपके जनप्रतिनिधियों की इमेज कितनी क्लीन है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के नेताओं का रिकॉर्ड हमारी रिपोर्ट में शामिल है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने डेटा जारी किया है। बिहार में कुल 243 विधायक चुने गए हैं। इनमें 53% विधायकों का आपराधिक बैकग्राउंड है। 42% ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। 2020 के मुकाबले इसमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन दागी छवि के नेता इस बार भी चुने गए हैं। अगर दलों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के 61% विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक हैं भी उन्हीं के पास इस बार। इनमें 48% पर गंभीर अपराध के मुकदमे। जेडीयू के 36% विधायकों का बैकग्राउंड आपराधिक है। इनमें 27% पर गंभीर अपराध के मुकदमे हैं। एलजेपी के 58% विधायक आपराधिक बैकग्राउंड से हैं। इनमें 53% के ऊपर गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। आपराधिक छवि वाले नेताओं में टॉप पर आरजेडी, उसके 72% विधायकों पर आपराधिक और 56% पर गंभीर अपराध के केस हैं। इसी तरह कांग्रेस के 67% विधायक आपराधिक इतिहास वाले हैं। इनमें 50% पर गंभीर अपराध के मुकदमे हैं। पार्टी के सिर्फ 6 नेता ही चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि आरजेडी के भले ही कम विधायक हैं, लेकिन दागी छवि वाले विधायकों की कमी उनके यहां नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार में शामिल दलों में भी अच्छी संख्या में आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता जीते हैं। कम से कम एडीआर की रिपोर्ट तो यही बता रही है, और ये जनता का जनादेश है, यह भी बता रहा है।